ये कहानी एक नैना नाम की लड़की की है, जिसका संबंध ढोलकपुर नाम के एक छोटे से इलाके से था, जिसको गांव कहना ज्यादा बेहतर होगा। कहते थे कि ये गांव मौजूदा समाज से 20-30 साल पीछे चल रहा था। यहाँ पर ज्यादातर जमींदार लोग रहते थे और बाकी सारे गांव पर ही उनका हक समझा जाता था। जिसको चाहते उसके साथ नौकर की तरह पेश आते, जैसे वो उनका नौकर हो, और लोग भी फौरन काम करने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि वो जमींदार लोग अपने घर काम करने वालों के घर अनाज भी भेजा करते थे। आइए सुनते हैं नैना की कहानी, उसी की जुबानी। मेरी माँ इस दुनिया से तभी चली गई जब मैं सिर्फ 11 साल की थी और अब मेरी उम्र 18 साल हो चुकी थी। मेरे बाबा ने दूसरी शादी नहीं की, जबकि सबने उनको कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, और मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो मेरे लिए दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन 3-4 साल के बाद वो एक औरत को घर ले आए जो उम्र में कम थी, और उन्होंने उसके साथ शादी कर ली। मेरे घर में मेरी सौतेली माँ आ गई थी, जो मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म करती थी। मैं फिर भी चुपचाप रहती थी, क्योंकि इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। उस औरत का नाम जगबीरी था और उसका बहुत ज्यादा खर्चा था। मेरे बाबा उसके खर्चे उठा उठा कर थक गए थे। जो भी घर में पैसा आता वो ये बाबा से ले लेती थी। मेरे बाबा को भी अपने पैसे उससे मांग कर लेने पड़ते थे। एक दिन उसने शोर डाल दिया कि उसके मायके में किसी की शादी है, मुझे उसकी पत्नी को भी सोने का सेट देना है और अपने लिए भी सोने का सेट लेना है। ये जरूरत से ज्यादा खूबसूरत भी थी और मेरे बाबा पता नहीं क्यों इसकी हर बात मानते थे। उसने घर में पहले शोर डाला, फिर गुस्सा करना शुरू कर दिया, और फिर एक दिन तो खाना पीना छोड़कर ही बैठ गई कि जब तक सोने का सेट नहीं आता मैं खाना नहीं खाऊंगी। मेरे बाबा ने जाकर जमींदारों से कर्जा ले लिया। गांव में लोग जमींदारों से कर्जा लिया करते थे, लेकिन वो ये तब करते थे जब उनके पास और कोई चारा नहीं होता था, क्योंकि जमींदारों से कर्जा लेना खुद को नरक में फेंक देने जैसा था। वो अपने कर्जे की वसूली करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। जब वो लोगों को इंसान ही नहीं समझते थे, तो फिर वही इंसान जब उनका कर्ज बंद हो जाए तो उनका रवैया कैसा होगा? जाहिर है कि बहुत ही बुरा रवैया रखते होंगे। मैं कभी बाबा के मामलात में नहीं बोली थी। इस घर में जो भी हो रहा था, स्याह या सफेद, चुप करके देखती रहती थी। लेकिन अब मैंने बाबा से कहा कि बाबा जमींदारों से कर्जा नहीं ले, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सोने के सेट लेना कोई आम बात नहीं होती। आजकल महंगाई भी काफी ज्यादा हो गई थी। बाबा ने मुझे डांट दिया कि तू कौन होती है मेरे मामलों में बोलने वाली। मैं भी खामोश हो गई और मेरे बाबा ने कर्जा ले लिया। वो लोग कर्जा चुकाने के लिए वक्त भी बहुत कम देते थे। 6 महीने किस तरह गुजर गए पता ही ना चला। इसके बाद वो लोग हमारे घर पर आना शुरू हो गए। पहले तो मिन्नत समाजत करके कभी 1 हफ्ता तो कभी 1 महीने का वक्त ले लिया जाता, लेकिन अब ये सब भी काम आना खत्म हो गया। एक दिन वो लोग 4 बंदों को लेकर घर में आ गए, जिनके हाथ में हथियार भी थे। हम लोग डर गए। उन्होंने कहा कि आज हम आखिरी बात करने आए हैं, कर्जा देना है या नहीं, या कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। वो दूसरा तरीका क्या था ये मेरे बाबा को तो पहले से ही पता था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मान जाएंगे। यहाँ पर जब कोई गरीब मजदूर कर्जा लेता था तो फिर वो अगर दे नहीं पाता तो उसकी बेटी की शादी जमींदारों में से किसी बेटे या किसी कजन के साथ करवा दी जाती। लेकिन उस शादी को सिर्फ शादी कहा जाता था, ये शादी नहीं होती थी। उस लड़की के साथ वहां पर क्या होता था ये वो लड़की ही जानती थी, क्योंकि ना तो उसे बहू का दर्जा दिया जाता था और ना ही पत्नी का। वो अपनी जिंदगी, अपनी जवानी देकर सारी जिंदगी वो कर्जा उतारती रहती थी। अभी तक जो लड़कियां भी कर्ज के बदले विदा होकर गई थी, उनमें से किसी को भी वापस आने की इजाजत नहीं थी। मतलब कि उनको इस तरह से नहीं रखा जाता था कि जब उनका दिल करे तो वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए आ जाए। लेकिन एक लड़की वहां से भागकर आई थी, जिसे बाद में तलाक हो गई थी, और उसकी हालत मैंने अपनी आंखों से देखी थी। उस वक्त मैं काफी छोटी थी, ना वो कुछ बोलती थी ना वो कुछ बताती थी। 7 दिन तक इसी तरह बैठी रही। उसके भाई, उसके माँ बाप, यहाँ तक कि उसकी दोस्तों को बुलाया गया कि कोई तो इससे बात करे ताकि वो जवाब तो दे, लेकिन वो एक शब्द न बोली, और 7 दिन तक खाना ना खाने की वजह से कमजोर हो गई और उसकी जान चली गई। वो हम सब के लिए एक ऐसा राज बनकर दुनिया से चली गई जिसके बारे में आज भी हम लोग सोचते थे, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिलता था। वो लोग बहुत जालिम लोग थे। वो शायद लोगों को इसलिए कर्जा देते थे कि ये कर्जा वापस ना भी मिले तो उसके बदले एक जीता जागता प्राणी मिल जाएगा। बाबा को भी उन्होंने यही कहा कि अगर कर्जा नहीं देना तो फिर तू अपनी बेटी हमारे घर के लड़के के साथ ब्याह दे। मेरे बाबा इस बात पर खामोश हो गए, क्योंकि ये किसको बुरा लगता है कि पैसे दिए बगैर ही जान छूट जाए। और मेरे बाबा को क्या फिक्र थी,
जब से वो दूसरी पत्नी लेकर आए थे उनको सिर्फ उसी की फिक्र थी। इतनी फिक्र थी कि उसके लिए उन्होंने कर्जे का जलता कोयला भी अपने गले में डाल दिया। लेकिन मुझे तो स्कूल में भी नहीं पढ़ाया था। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं स्कूल में पढ़ती। मुझे हिंदी पढ़ना लिखना तो आती थी, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। पर बाबा ने उसको फिजूल खर्ची कहकर मुझे घर में ही बैठा लिया और मैं घर के काम किया करती थी। बाबा ने कहा कि सोचने के लिए वक्त दे दें, फिर आपको बता देंगे। वो लोग वहां से चले गए और रात को मेरे बाबा और सौतेली माँ ने आपस में फैसला किया कि मुझे भेज दिया जाए। मेरी सौतेली माँ का कहना था कि वैसे भी तो इसकी शादी करनी ही है किसी न किसी के साथ, वहां पर दहेज भी देना पड़ेगा, सारी बिरादरी को खाना भी खिलाना पड़ेगा। यहाँ पर ये चली जाएगी तो कर्जा भी माफ हो जाएगा और हमारा कोई खर्चा भी नहीं होगा। ये औरत बहुत लालची थी, अगर चाहती तो किसी को कत्ल करने पर भी राजी कर सकती थी। उसे लोगों को मनाने का तरीका आता था। मेरी सौतेली माँ ने बाप को आसानी से मना लिया और बात पक्की भी कर दी। बस ठीक है, 2 दिन छोड़कर रविवार है, उनको बुला लेते हैं, शादी की रस्म करके इसको भेज देंगे। बाबा ने कहा इसके लिए 2 से 4 कपड़े निकाल देना। उसने कहा कि हाँ जरूर, मैं 2 से 4 कपड़े निकाल दूंगी, फिक्र न करें। आप मुझे पैसे दे दें, मैं उसके लिए और भी कोई चीज बना लूंगी। वो बहुत अच्छी बन रही थी, जबकि उसने अपनी जिंदगी का सबसे जलील फैसला किया था और मेरे बाप को भी मजबूर किया था। मैं अब नहीं बोलती तो कब बोलती। मैं भी सामने आ गई और मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। आपको याद नहीं उस लड़की का हाल क्या हुआ था? मेरे बाबा ने कहा कि तुझे ये नहीं याद है कि जमींदारों ने क्या कहा था कि वो लड़की उनके घर से भाग गई थी? हो सकता है कहीं और चली गई हो, उसने किसी से चक्कर चलाया और जमींदारों को बदनाम कर रही हो। मैं हैरान रह गई कि ऐसी कोई बात नहीं थी और ये सारा गांव जानता था। फिर बाबा उस बेचारी मरी हुई लड़की को चरित्रहीन क्यों साबित कर रहे थे? वो भी सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए। मैंने कहा कि मैं किसी के घर काम कर लूंगी, मैं आपका कर्जा दे दूंगी, आप उनको मना कर दें, मैं शादी नहीं करूंगी। बाबा ने कहा कि ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, चुप करके बैठ जा। रविवार वाले दिन तेरी शादी है और तुझे विदा कर दूंगा। बस तू तेरी माँ की आखिरी निशानी थी और मुझ पर एक जिम्मेदारी जो पूरी हो जाएगी। मेरी सौतेली माँ के यहाँ तो 7 साल से बच्चे पैदा नहीं हुए थे। शायद वो खुद ही बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी। मैंने सुना था कि वो पहले ही किसी को छोड़कर आई थी और उस मर्द से उसके 3 बच्चे थे, इसलिए शायद बच्चों से उसका दिल भरा हुआ था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है भला। लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही थी कि इस गांव की बाकी सारी लड़कियों की तरह मैं भी तो एक आम लड़की थी और मैं भी मजबूर थी। और मेरी जिंदगी में तो ये मसला था कि मेरी माँ भी जिंदा नहीं थी। एक सौतेली माँ का साथ था मेरे साथ, जो मेरे बाप को दिन रात भड़काती रहती थी। रविवार का दिन भी आ गया और मेरी शादी की तैयारी भी हो गई। वो लोग भी जल्दी आ गए। जब मैंने अपने दूल्हे को देखा तो मैं हैरान रह गई। वो तो एक 14-15 साल का बच्चा था। शायद उनके घर में मेरी उम्र का कोई मर्द नहीं था, लेकिन वो मुझे फिर भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए जो भी मर्द उनके घर में था उसी को साथ ले आए थे। मेरे साथ शादी करवाने के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं थी। ये शादी सिर्फ एक रस्म थी। ये बात मुझे पहले से ही मालूम थी। ऐसा लगता था कि मैं एक एक कदम बढ़ाती हुई अपनी मौत के पास जा रही हूँ। वहां जाकर मेरे साथ जाने क्या होने वाला था। मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। भाग कर जाती तो कहाँ जाती? मैं तो आज तक इस गांव से कभी बाहर ही नहीं गई थी। मुझे तो रास्ते तक मालूम नहीं थे। मैंने सोच लिया था कि मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी, मैं फेरे ही नहीं लूंगी, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन जब पंडित जी ने मुझे फेरों के लिए उठने को कहा तो मैं नहीं उठी। जब नहीं उठी तो मेरी सौतेली माँ ने पीछे से मेरे बालों को जबरदस्ती पकड़ लिया और मेरा सर हिलाते हुए मुझे उठा दिया। मेरी माँ ने कहा बेचारी शर्मा रही है इसलिए नहीं उठ रही। पंडित जी को भी वो लोग अपने साथ ही लेकर आए थे। शायद उसे भी पता था कि ये सब कुछ ऐसा ही होने वाला था। उसने भी चुपचाप अपना काम किया। शादी हो गई और अब बारी थी विदाई की। सोचा था कि अपने बाप का घर छोड़कर जाऊंगी तो ये लम्हा मेरे लिए बहुत ही तकलीफ देह साबित होगा। लेकिन तकलीफ तो आज वाकई बहुत हो रही थी, पर इस बात पर नहीं कि बाप को छोड़कर जा रही थी, बल्कि इस बात की कि बाप ने किस तरह मुझे विदा किया था। मैं तो पत्थर बनी खड़ी थी। गांव की औरतें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे बलि के बकरे को देखा जाता है, और वो भी उस बकरे को जिसकी बलि देने की अभी उम्र भी नहीं थी। मैं खामोश थी और किसी जिंदा लाश की तरह उस घर से विदा हो गई। मुझे मेरी सौतेली माँ के शब्द सुनाई दिए थे। उन्होंने कहा शुक्र है बला टली। हवेली के अंदर आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं गया था जिसका वहां पर कोई काम ना हो। ये लोग हवेली के अंदर सबको नहीं जाने देते थे। हवेली बाहर से तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पता नहीं उसके अंदर क्या होता था। मुझे लाकर एक कमरे में बैठा दिया गया।
कमरा काफी शानदार था। शायद ये उसी का कमरा था। उसका नाम महंत था। जब इंसान किसी मुसीबत में फंस जाता है तो लगातार यही सोचता रहता है कि वो अपना बचाव कैसे करे। मैं भी यही सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। या तो मैं अपना बचाव करती और फिर उसको समझाती। हो सकता है कि वो इंसान ऐसा ना होता। हो सकता मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं होती, क्योंकि कभी कभी इस दुनिया में जो कुछ होता है उसकी कहानी बनाकर उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जाता है। हो सकता है कि उस इंसान की सोच ही ऐसी ना होती। ये वैसे भी उम्र में मुझसे कम था। कभी मेरे दिमाग में अच्छी बात आ रही थी तो कभी बुरी। थोड़ी देर के बाद मेरा पति कमरे में आया। मुझे लगा कि उसको किसी बात का पता ही नहीं होगा और मैं उसे समझा लूंगी, लेकिन मैं एक दुल्हन थी, वो भी ऐसी जिसको जबरदस्ती उठाकर यहाँ पर भेजा गया था। मेरे साथ कुछ अच्छा कैसे हो सकता था जब शुरुआती बुराई से हुई थी। रात मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी और सुबह सुबह ही मुझे ये कह दिया गया कि मैंने इस हवेली के लोगों के लिए खाना पकाना है, मेरी जिम्मेदारी है। मुझे किचन में धकेल दिया गया और मेरे सामने कामों के अंबार लगा दिए गए। मैं काम में ये सोचकर व्यस्त हो गई कि काम करती रहूंगी तो दिल में बुरे ख्याल नहीं आएंगे, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था उसको कौन से साल बीत गए थे। बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे। वहां पर एक नौकरानी रखी थी। उसने मेरे कांधे पर हाथ रखा और कुछ बोल ना पाई, जैसे उसे बोलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसने आंखों से इशारा किया कि सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब्र ही तो नहीं आ रहा था। दिन इसी तरह गुजर गया। रात हुई तो अपने कमरे में बैठी थी जब सामने का मंजर देखकर कदमों तले से जमीन निकल गई। जो मेरे कमरे में दाखिल हुआ वो मेरा पति महंत नहीं था। जब इंसान एक दफा एक जुल्म से गुजरता है और उसे पता होता है कि उसने सारी जिंदगी इसी नर्क की आग से गुजरना है, तो फिर उस आग की आदत हो जाती है। लेकिन यहाँ आज वो आग बदल चुकी थी, क्योंकि मेरे सामने जो खड़ा था वो कोई और आदमी था। मैंने कहा, जी आपको कोई काम था? उसने कहा कि हाँ, काम से ही तो आया हूँ, वरना तुम्हारी शक्ल देखने का मुझे कोई शौक नहीं है। ये बात करते हुए उसने अंदर कदम रखा और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की आहट मेरे दिल में हुई थी। मेरा दिल दरवाजे के बंद होने की आवाज के साथ बैठ गया था। उसने दरवाजा क्यों बंद किया? उसे मुझसे कोई काम भी था तो दरवाजा बंद करने का कोई मकसद नहीं था। मैंने कहा कि क्या काम है आपको, मैं कर देती हूँ। मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी इस तरह से पेश आ रही थी कि जैसे कोई बात नहीं है। उसने कहा कि हाँ ठीक है, काम भी हो जाएगा, बैठ जाओ तुम, और वो बाथरूम में चला गया। मुझे मुंह हाथ धोने की आवाज आने लगी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी के बाहर जा सकूं, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि दरवाजा लॉक हो चुका था। यहाँ कोई ऑटोमेटिक सिस्टम था। जब वो बाहर आया तो मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे एक हाथ से पकड़ा और एक तरफ धक्का दे दिया। मैं बुरी तरह रोने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था यहाँ पर क्या होने वाला है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा पति महंत का बाप था, यानी मेरा ससुर था। मुझे यहाँ पर किस तरह से लाया गया था, बस यही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं हवेली में नहीं थी, पर जहां पर थी वहां पर होकर भी मुझे क्या खुशी होने वाली थी, क्योंकि यह अस्पताल था। मेरे सिरहाने के पास नर्स खड़ी थी। उसने फौरन आकर कहा कि डॉक्टर को बुलाकर लाओ कि इसको होश आ गया है। डॉक्टर वहां पर आ गई और मुझे चेक करने लगी। उसके बाद नर्स और डॉक्टर आपस में बातें करने लगी। डॉक्टर ने कहा कि ये तो होता ही रहता है, इन लोगों का तुम्हें पता तो है, अब देखना कि ये बात किसी को पता ना चले। नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहिबा, ये तो गलत बात है ना, देखे तो ये तो छोटी सी बच्ची है और इसका क्या हाल किया है। डॉक्टर ने कहा कि हम क्या करें, हमें हमारे पैसे मिल रहे हैं, बड़े अमीर लोग हैं, ये तो सरकारी अस्पताल है, पर फिर भी हमें तो हमारे पैसे मिल गए हैं ना, तुम्हें भी तो पैसे दिए हैं ना, तो फिर तुम्हारी क्यों हमदर्दी जाग रही है? क्या तुम लोगों को नहीं जानती? ये बात अगर उनके सामने कर दी तो तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे। वो नर्स भी खामोश हो गई। डॉक्टर वहां से चली गई। नर्स ने मुझे अजीब नजरों से देखा। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उस वक्त मैं सिर्फ इतना ही इशारा कर सकती थी कि मेरी मदद करो। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। वो मुझसे कुछ बोलना नहीं चाहती थी। शायद उसका यह मतलब था कि मुझे मजबूर ना करो। वो खुद एक गरीब औरत थी, यहाँ पर काम करती थी। अगर वो मेरी मदद करती और कल को फंस जाती तो फिर उसकी मदद कौन करता? वो भी अपनी जगह मजबूर थी। सर झुकाकर वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद मुझे वापस हवेली ले जाया गया। मेरी हालत बहुत बुरी थी। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी जुल्म में कोई कमी नहीं आई थी। ये दोनों बाप बेटा मिलकर मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। कभी कोई मेरे कमरे में आ जाता तो कभी कोई। कहते हैं कि जुल्म बर्दाश्त करके इंसान पत्थर हो जाता है। मैं तो अब सोच रही थी कि मैं वाकई पत्थर हो जाऊं, कि मुझे कुछ महसूस ही ना हो, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा था। मैं एक इंसान थी, एक जिंदा इंसान। मुझे सब कुछ महसूस हो रहा था।
हर एक जुल्म, हर एक तकलीफ, एक एक दर्द और हर एक खराश जो मुझे मेरे जिस्म पर महसूस करवाई जाती थी, वो मुझे महसूस होती थी। यहाँ पर कुछ भी ठीक होने वाला नहीं था। मेरे दिल में कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे हवेली के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की भी इजाजत नहीं थी। मैं अपने कमरे से किचन तक जाती, पूरा दिन किचन में काम करती रहती। उसके बाद मुझे कमरे में भेज दिया जाता था। उस घर में खाना पकाने का बहुत काम था कि वो खत्म ही नहीं होता था। पूरा दिन गुजर जाता था, पता ही नहीं चलता था। घर के नौकरों को शायद एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं थी। मुझसे कोई भी बात नहीं करता था। अगर कोई काम की बात होती, ये चीज पकड़ा दो या वो चीज कहाँ पड़ी है, कोई मुझसे बात कर लेता तो शायद मेरी हालत इतनी बुरी ना होती। एक तो इंसान इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाए और फिर वो अपने दिल की बात भी किसी से ना कर सके तो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। मेरे पति की उम्र 14 साल थी। शायद उसे पता ही नहीं था कि पत्नी क्या होती है। शायद उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि उसकी पत्नी का उसके बाप के सामने सर से दुपट्टा उतारना भी गलत है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, वो अपनी दुनिया में व्यस्त रहता था। पर मैं ये हरगिज नहीं कहूंगी कि वो एक मर्द नहीं था और उसे इन मामलों का कुछ पता ही नहीं था। अपने मामले में उसे सब कुछ पता था। शायद वो भी अपने बाप के साथ मिला हुआ था। उसे सारी बातों का पता था, लेकिन वो कहता कुछ नहीं था। एक दिन हवेली में कोई आया और हमें कहा गया कि हमने बहुत अच्छा खाना बनाना है। पता चला कि वो आदमी है जो इस हवेली का सबसे पहला वारिस है, यानी कि जिस आदमी की गद्दी है उसका बेटा है। और जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, ये उस आदमी के चाचा का बेटा था। उसका नाम हरीश था। उसे हवेली में आए हुए 1-2 दिन हो गए थे कि एक दिन मेरा उसके साथ सामना हो गया। उसने अपने चाचा यानी कि मेरे ससुर से पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि ये नौकरानी है। मैं हैरान हुई कि मेरा परिचय सही क्यों नहीं करवाया गया। मेरे साथ जो औरत किचन में काम करती थी, उसे मेरे साथ बात करने की इजाजत नहीं थी, पर आज वो बड़े तरीके से बोली, ऐसे कि जैसे लगे कि बोल नहीं रही, बस खड़ी अपना काम कर रही है। और कहने लगी कि तुम्हारे लिए मेरा दिल बहुत जलता है। अगर इस हवेली में तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ चौधरी हरीश है। तुम उसे अपने बारे में सब कुछ बता दो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैंने कहा कि मैं ये सब कुछ कैसे करूं, मुझसे नहीं होगा। किसी ने देख लिया तो फिर? उसने कहा कि अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, पर ये याद रखो कि आखिरी उम्मीद की किरण है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम्हारे गांव की एक लड़की जो यहाँ से भाग गई थी, उसको भी उसने यहाँ से भागने में मदद की थी। उस वक्त इसका बाप जिंदा था और वो इसके बाप के साथ होती थी। ये अपने बाप के सामने बगावत नहीं कर सकता था, इसलिए सिर्फ उसको भगाने जितनी ही मदद की थी। पर सुना है कि वो लड़की मर गई थी। ये उसी लड़की की बात हो रही थी जिसको हमने देखा था और जो 7 दिन बाद मर गई थी। शायद उसके साथ भी वही हो रहा था जो मेरे साथ होता था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे यहाँ पर जो स्थान था उसके हवाले से मैं क्या कर सकती थी। मैं कोई इतनी बहादुर भी नहीं थी और मेरी दिमागी हालत तो पहले ही बर्बाद होकर रह गई थी। शारीरिक तौर पर भी मैं इतनी ताकत में नहीं थी। और अगर इस दफा भी मुझे सिर्फ इतना ही कहा जाता कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, तो मैं भागकर जाती कहाँ और वहां जाकर क्या करती? क्या मेरा बाप मुझे फिर से स्वीकार कर लेता या मेरी माँ मुझे चैन से रहने देती? समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब पता चला कि लोग खुदकुशी क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी को उस स्थान तक पहुंचा दिया जाता है कि उनको मौत आसान लगने लगती है। मुझे भी मौत आसान लग रही थी, फिर मैं क्यों मर जाती? अभी मेरी उम्र ही क्या थी, क्या मैं मरने के लिए बैठी थी? नौकरानी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने कहा कि हम एक दिन तुम्हारे पति और ससुर के खाने में नींद की दवाई मिला देंगे, वो दोनों सो जाएंगे और रात में तुम चौधरी हरीश के पास चली जाना। वो तुम्हारी बात सुन लेगा और देख लेना फौरन ही वो कोई ना कोई कदम उठाएगा। मुझे प्लान बिल्कुल ठीक लगा। मैंने उसे कहा कि ठीक है, ऐसा ही करना, क्योंकि मुझ पर ये लोग इतना भरोसा नहीं करते थे। मुझसे खाना तो बनवाते थे, लेकिन खाना कमरों तक भेजने की जिम्मेदारी उस नौकरानी की होती थी। ये काफी अधेड़ उम्र की थी और इस हवेली में काफी समय से काम कर रही थी। उसने कहा कि मैं खाने में नींद की दवाई मिला दूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने कमरे में जाओ और पूरे 1 घंटे के बाद चौधरी हरीश के कमरे में पहुंच जाना। उसने मुझे रास्ता भी बता दिया था। आज मैं थोड़ी सी खुश थी कि शायद इसके बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ ना कुछ तो होगा, कोई तो मदद करेगा। नौकरानी के मुताबिक पहले तो वो मासूम बच्चा था, फिर भी उसने किसी की मदद की थी, लेकिन अब तो इस हवेली का मालिक था, वो जरूर मेरी मदद कर सकता था। वो वक्त गुजर गया जब मेरे कमरे में या तो मेरा पति और या फिर मेरा ससुर आ जाते थे। इसका मतलब कि नौकरानी ने अपना काम कर दिया था और वो लोग भी सो चुके थे। मैं दबे कदम बाहर निकली। बाहर कोई भी नहीं था। मुझे जिस कमरे का रास्ता बताया गया था, मैं उस कमरे में दाखिल हुई और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। उस कमरे में तो रंग बिरंगी सुरूर की महफिल जमी हुई थी।
शराब पी जा रही थी। यहाँ पर मेरा पति भी मौजूद था, मेरा ससुर भी और चौधरी हरीश भी। मुझे देखकर एक आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा कि जब शिकार खुद चलकर आ जाता है तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता। भाई मजा ही अलग है। वो नौकरानी लोगों के साथ मिली हुई थी, उसने मेरे साथ मजाक किया था। उस हवेली में कुछ अच्छा नहीं हो सकता था, यहाँ पर सब कुछ ही बुरा होता था। हरीश भी ऐसा इंसान था, और वो लड़की जो यहाँ से भाग गई थी उसने उसकी मदद नहीं की थी, बल्कि वो उसी के पास हुआ करती थी। मेरी जिंदगी में एक और दर्द आने वाला था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। वो मेरी बेबसी पर हंस रहे थे कि मैं किस स्थान पर हूं, और वो लोग उस स्थान पर हैं कि वो कुछ भी कर सकते थे और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। माहौल को गरमाने के लिए और माहौल को अपने हिसाब से बनाने के लिए उन्होंने उस कमरे में मोमबत्तियां जला रखी थी। कमरा रेशमी पर्दों और रेशमी धागों से बनी चादरों से सजाया गया था, क्योंकि उनका नाच गाने का शराब का अड्डा था, जिसको उन्होंने किसी राजा के महल की तरह सजाया था, और किसी बेरहम राजा की तरह ही ये हम पर जुल्म भी किया करते थे। मैंने एक मोमबत्ती उठा ली और एक रेशमी पर्दे को आग लगा दी। वो लोग उस पर हंसने लगे कि ये भी बुझ जाएगी, लेकिन रेशमी पर्दे की आग उनकी सोच से ज्यादा तेजी से फैलने लगी। पर्दे छत जितने ऊंचे थे, आग ऊपर को पहुंच गई, उनकी पहुंच से दूर हो गई और चारों तरफ फैल गई। वो लोग चिल्लाने लगे और बाकी नौकरों को बुलाने लगे। उनको यकीन था कि नौकर आ जाएंगे तो आग बुझ जाएगी, लेकिन शायद आज उनकी जिंदगी का वो दिन था जब उनका इंसाफ होना था। जब नौकर अंदर आए और दरवाजा खुला तो मैं वहां से भाग गई। मुझे गांव की तरफ ही भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैंने अक्ल इस्तेमाल की। मैं गांव की तरफ नहीं भागी और एक गाड़ी की डिग्गी में छुप गई, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे पीछे यही सोचकर आएंगे कि ये गांव की तरफ भाग गई होगी, लेकिन हवेली के अंदर मुझे कोई भी तलाश नहीं करेगा। और यही हुआ। मुझे शोर सुनाई दे रहा था, लगता है सारी हवेली में आग फैल गई थी और कोई मर भी गया था। अगले दिन जब सुबह सुबह सूरज की रोशनी फैली तो आसपास कोई भी नहीं था। मैं उठी और मैंने एक बड़ी सी चादर उठाई जो मुझे करीब पड़ी हुई मिल गई थी। खुद को उसमें लपेट के मैंने चलना शुरू कर दिया। मैं गांव की तरफ नहीं जा रही थी, उस रास्ते की तरफ जा रही थी जो शहर की तरफ जाता था। मैं चलती रही। चलते चलते एक अनाथालय के पास जाकर रुक गई और वहीं पर बैठ गई। अब मुझ में और ताकत भी नहीं थी। उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया, खाना खिलाया। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। अब यहाँ काम करती हूँ, बच्चों का ख्याल रखती हूँ। उन लोगों को यहाँ पर एक काम करने वाली औरत की जरूरत थी जो एक ही वक्त में सारे बच्चों का ख्याल रखे। उन्होंने कहा कि हम कोई तनख्वाह नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ मुझे खाना और छत मिलेगी। मैं अब यहीं पर रहती हूँ, छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखती हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो बुरे ख्वाब बनकर रोज रात को मुझे परेशान करने के लिए आते हैं। मैं ये भी सोचती हूँ कहीं वो मुझे तलाश करते हुए यहाँ तक ना आ जाए। मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, लेकिन बच्चों को देखकर अपने आप को उम्मीद दे लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ये सोचती रहती हूँ कि मैं कितनी बदनसीब हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। जिन बच्चियों की माँ नहीं होती उनके लिए ये समाज नर्क बन जाता है, जैसे मेरे लिए बन गया है। पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होगा। अभी जिंदा हूं और यही मेरी जिंदगी की कहानी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।